मंत्री ने कहा, जो उनका अभिभाषण रहा, उन्होंने आलोचना करी कि कम्युनिस्टों का कब्जा हो चुका है कांग्रेस पर। ये जो संसाधनों वाली बात हो, घुसपैठियों वाली बात हो, प्रधानमंत्री ने जितनी भी चीज़ों का जिक्र किया अपने अभिभाषण में, आपका क्या मानना है इसको लेकर? सर, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी को इस बात को कहने की ज़रूरत पड़ी क्यों है। कुछ लोग कहेंगे कि फेज़ 1 में इलेक्शन के दौरान लोगों का मतदान कम हुआ है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इसकी वजह से ऐसा बयान आया। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो जो बात उन्होंने कही, क्या उन्होंने नई बात कही है? अगर थोड़ा सा पीछे चलें और थोड़ा ज़्यादा चलते हैं, लगभग 10 साल पहले, 8-10 साल पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी, उनका बयान मुझे आज भी याद है, जो उन्होंने वीडियो में बोला था कि इस देश के संसाधनों के ऊपर पहला जो हक है वो मुसलमानों का है। तो मैं यही समझना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा उसका एक फैक्ट जानना, उसका रीज़न क्या है। ये बात जो आप किस आधार के ऊपर कह रहे हो, इसका बेस क्या है? अगर आप कह रहे हैं उनका पहला हक है, चलिए थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। जिसको आप माइनॉरिटी बोलते हैं, मैं उसे सो कॉल्ड माइनॉरिटी बोलता। अब क्यों? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की आबादी 6-6, 7-7 करोड़ है, इनकी आबादी 14.2 करोड़ है। तो भैया इतनी आबादी में 2-2 देश तैयार हो जाते, तो माइनॉरिटी रहे कहाँ? माइनॉरिटी हम उनको रखेंगे जिनकी आबादी, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैन कम्युनिटी है 0.4%, ठीक है, पारसी है 0.006%, सिख है 1.7%, बुद्धिस्ट है 0.7%। और अगर इनकी उपलब्धियों की बात करूं तो जैन सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, 86% पढ़े लिखे हैं। सबसे अमीर माइनॉरिटी, सबसे अमीर माइनॉरिटी की बात करूं तो पारसी सबसे अमीर माइनॉरिटी में से आते हैं। सबसे एंटरप्रेन्योर, जिनके सबसे खुद के बिजनेस रन करे, उसमें सिख पहले हैं। अब बात करते हैं इनकी, अगर इतिहास में जाएं तो जब देश का बंटवारा हुआ था 565 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। सही, ठीक है सर। और उस 565 रियासतों में से कितनी रियासतें मुस्लिम थी? हैदराबाद, जूनागढ़, श्रीनगर, मैसूर, भोपाल, अगर पटियाला की छोड़ दूँ तो सिख रियासत भी नहीं थी। तो आज ये सवाल है कि इनकी इस कंडीशन में पहुंचा कौन? और आपने सर कांग्रेस की बात की, मैं कांग्रेस के ऊपर अक्सर ये बात बोलता हूँ कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश के टुकड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसकी एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। आप इस समय अमृतसर में हैं, यहाँ से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर वो रेलवे ट्रैक है सर, जहाँ से वो खून से लथपथ ट्रेन पाकिस्तान से चली थी और अमृतसर आके रुकी थी। ट्रेन के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ था, आपने गदर मूवी देखी होगी तो उसके अंदर वो सीन है। और मैं वो सीन नहीं दोहरा रहा हूँ कि वो मूवी देख के, वो सीन देख के और मैं यहाँ पे आके बताना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मैं उनके बयान लेके आपके सामने रख रहा हूँ। अपने पूर्वजों की बात कर रहा हूँ, अपने लोगों के सीनियर्स की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि उसके ऊपर लिखा हुआ था, ये लो आज़ादी का नजराना। और मैं आपको जानकारी के लिए कर दूं, उस रेलवे ट्रैक के ऊपर जब कोई ट्रेन गुजरती है तो उसके यहाँ से पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं उस ट्रेन से, तो वो सारा ट्रैक भीग जाता है। ठीक उसी तरीके से उस दिन जब वो ट्रेन पाकिस्तान से चली थी बंटवारे के दौरान, तो लाशों से कटी हुई बच्चों की, बूढ़ों की, कपड़े उतरे हुए, बलात्कार की हुई औरतों की लाशें खून से लथपथ, जिसकी खून की एक एक बूंद उस रेलवे ट्रैक से पाकिस्तान से लेके दिल्ली तक उस ट्रैक को रेड कलर करती जाएगी, उसको पूरा लाल रंग से भर दिया था। तो मैं उस धरती से बोल रहा हूँ जिसने सिवाय खून से कुछ नहीं देखा। अगर मैं कत्लेआम की बात करूँ, मैं जानता हूँ थोड़ा सा टॉपिक में थोड़ा उस तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री अगर नहीं बताएंगे तो शायद लोग नहीं समझेंगे। मैं अपना आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं सबूत भी दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल कोट करता हूँ, जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में राजा दाहिर सेन के ऊपर हमला किया था सिंध के अंदर, तब से लेके बहादुर शाह जफर तक, आखिरी मुगल तक, आपको पता है सर कितने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ? लगभग 9 करोड़ हिंदुओं का। 1200 सालों में 9 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। अगर इसे मैं 1 साल के हिसाब से बांटूं तो हर साल 75,000 हिंदू मारे गए। अगर इसे मैं महीने के हिसाब से बांटूं तो 6,250 हिंदू हर महीने मारे गए। इसे अगर एक दिन में बांटूं तो 208 हिंदू हर रोज़ मारे गए। तो सर 1200 साल, हर साल में 12 महीने और हर महीने में 30 दिन और हर दिन में 208 हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था। इतना खून बहाया था। मैं तो उस धरती से बोल रहा हूँ जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक शुरू किया था और अंग्रेज़ों तक हमने सिवाय कत्लेआम के कुछ नहीं देखा इस धरती पे। और जिसकी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन आपको एक उदाहरण और देता हूँ। जब इस देश का बंटवारा हुआ था, खास करके जिस जगह मैं खड़ा हूँ अमृतसर में,
यहाँ पे और दिल्ली के लोग जितने भी अपने घर बार यहाँ से छोड़कर गए थे, ये बात बड़ी ध्यान से छोड़िएगा, खास करके मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। जो मुसलमान यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ छोड़ के गए थे, जो उस तरफ गए थे, पहले उधर से शुरू करते ताकि जनता को ईजिली बात समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब बंटवारा हुआ तो लाहौर की उदाहरण देता हूँ। लाहौर प्रभु श्री रामचंद्र जी के बड़े बेटे लव के नाम पर पड़ा था। वहाँ पे 80% हिंदू सिख थे, ठीक है सर। आज बड़ी मुश्किल से 4 या 5 परिवार होंगे। कहाँ गए? ज़मीन खा गए या आसमान खा गए। बंटवारे के वक्त तो इन्होंने बहुत कुछ ले लिया। वहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टियाँ छोड़ के वो यहाँ पे आए थे, उन प्रॉपर्टियों के ऊपर आज उनका कब्जा है। अगर लाहौर की बात करूँ, सर गंगाराम ने 80% लाहौर बनाया। वो इसलिए मैं कह रहा कि हवा में बातें जाके चेक कर लीजिएगा। वहाँ के कॉलेज, हॉस्पिटल, जितने भी बड़ी बिल्डिंगें हैं सर गंगाराम ने बनाई है। उनकी मूर्ति तक नहीं है वहाँ पे थी, वो तोड़ के रख दी जिहादियों ने। और आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि 80% कुर्बानियाँ, माफ़ी चाहूँगा, जो मैं बात कर रहा था कि वहाँ से जो लोग यहाँ आए थे, उनकी प्रॉपर्टी पर वहाँ के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और जब वो यहाँ आए थे और जो यहाँ के मुसलमान वहाँ गए थे, रूल ये कहता था कि अपने घर बार छोड़ के आए हैं, अपना सारा कुछ तबाह करके आए हैं, तो वो घर कम से कम उनको सर ढकने के लिए वो छत दे देनी चाहिए थी। लेकिन नेहरू ने चाल चली, 1954 में वक्फ बोर्ड का निर्माण करवाया और भारत के अंदर जो प्रॉपर्टियाँ मुसलमान छोड़ के गए थे, 90% वो प्रॉपर्टियाँ वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। और जो वहाँ से यहाँ आए थे, अब खालसा कॉलेज देखिए अमृतसर में जाके, उसके सामने वाला जो लैंड है, वहाँ पे वो तमाम हिंदू और सिख जो धक्के खा के आए थे, जो बचे कुचे थे, वो उन्होंने 6 से महीने, 8 महीने, पता नहीं साल वहाँ पे अपना जीवन बिताया। भीषण गर्मी झेली, भीषण सर्दी झेली, ना कपड़े थे, ना खाने को था, और इधर शपथ ग्रहण चल रहा था। और कांग्रेस ने उसके अंदर और तेल डाला। 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ एक्ट बना दिया, ताकि आप किसी भी लैंड के ऊपर दावा ठोकिए वो आपका हो जाएगा। और 2013 जाते जाते सरदार मनमोहन सिंह की सरकार जब गई तो उनको अनलिमिटेड पावर दे दी, ताकि आप किसी भी लैंड के ऊपर दावा ठोक दिए। और सबसे शर्म की बात देखिए, अगर कोई वक्फ बोर्ड वाला आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा ठोकता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, और जिसके यहाँ जाना है उसका जज भी उस कम्युनिटी से होगा, वकील भी उस कम्युनिटी से होगा, कार्रवाई करने वाले भी सारी उस कम्युनिटी से होंगे। तो बताइए सर क्या है ये? किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। तो ये जो माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं सर, उस माइनॉरिटी के पास इस समय वक्फ बोर्ड की बात करूं तो 8 लाख वर्ग किलोमीटर का लैंड उनके पास है। भारत के 30वें नंबर पे उनके पास लैंड है। फिर भी अगर आपकी माइनॉरिटी के लोग धक्के खा रहे हैं, कोई गमले बेच रहा है, कोई कुल्फी बेच रहा है, तो फिर सर उसके लिए आपका कसूरवार है। कांग्रेस ने तो देने में कोई कसर छोड़ी नहीं इन लोगों को। मैं घुसपैठियों का जिक्र करना प्रधानमंत्री का। सर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमानों का मुद्दा कोई नया नहीं है। मोदी जी को चले साइड पे रखते हैं। इसका पहली बार जिक्र तो सरदार मनमोहन सिंह ने खुद कहा था। उन्होंने कहा था, आप जाके यूट्यूब पे चेक करिए, उनके बयान आई थिंक आज भी होंगे, आर्टिकल भी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा था कि बॉर्डर से उस तरफ लोग घुस रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, और ये भारत की डेमोग्राफी को इंटेंशनली चेंज किया जा रहा है, सो दैट कि इस भारत को दारुल अमन से दारुल हर्ब तो बना दिया, अब दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। इस कंट्री का इस्लामीकरण में विपक्ष जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कह रहे हम तो ऐसा कुछ करना नहीं है, हमारे तो ना मैनिफेस्टो में ना कुछ है, ये तो मोदी जी को डर लग रहा है, हार के डर के चक्कर में, ध्रुवीकरण के चक्कर में सारी चीज़ें हो। अच्छा, इनको लगता है मोदी जी ने ये सब किया है, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताइए, अभी मैं पहले एक बयान सुन रहा था इनका, ये कह रहे थे जी हम जब सत्ता में आएंगे तो सीए को हटा देंगे, ठीक है। क्या आपने कभी कांग्रेस को वक्फ बोर्ड को हटाने की बात करते हुए देखा? ये कहते हैं ना हम संविधान के संरक्षण हैं, हम संविधान को बचाएंगे, तो संविधान में आर्टिकल 44 लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, आप लाएंगे? अब तो संविधान बचाने वाले, वो तो संविधान तोड़ने वाले। तो बचाने वालों से सवाल कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि गांव हत्या के ऊपर कानून बनना चाहिए, तो बनाएंगे? तो किस पार्टी की बात कर रहे हैं सर? जिसने पंजाब का टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसने बंगाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसने इतना कत्लेआम किया कि मैं उसको गिनती में नहीं बता सकता। अभी जो मैंने आंकड़ा दिया थोड़ी देर पहले, कितने लोग मारे गए, अब मैं सबूत देता हूँ इसका। विल डोरेंट की किताब पढ़ लीजिए, वो विल डोरेंट आरएसएस से नहीं है, बीजेपी से नहीं है, अमेरिका राइटर है, 15 किताबें लगभग लिख चुका है, उसकी किताब पढ़िए। उसकी किताब में लिखा है 8 से 9 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ 1200 सालों में, मैं नहीं कह रहा। और एक चीज़ और बता दूँ, आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो 22 तारीख को राम मंदिर के कह रहे हैं कि ये बीजेपी का इवेंट, हम नहीं जाएंगे। तो क्या प्रभु श्री राम जी बीजेपी के हैं? बीजेपी जब नहीं भी थी 1980 में, उससे पहले राम जी को मानने वाला कोई नहीं था। मेरे दादाजी मानते थे, तब तो बीजेपी नहीं थी। मेरे परदादा जी मानते थे, तब तो बीजेपी नहीं थी। मेरा बाप जब पैदा हुआ तब भी बीजेपी नहीं थी। तो वो तो सारे राम राम करते आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी के सिर्फ राम जी हैं? और हाँ, विरोध करें भी क्यों ना, ये तो वही पार्टी है ना।
जिनके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 19 सितंबर, डेट बता रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा, 19 सितंबर 1959 को बाबर की दरगाह के ऊपर गए थे अफगानिस्तान सिर झुकाने के लिए। उसके बाद अब सबूत भी दे रहा हूँ, इंदिरा गांधी 1968 किताब बाय नटवर सिंह, उनके जो उस समय के विदेश मंत्री थे, उनकी किताब पढ़ लीजिए। वंस आई थिंक किताब का नाम है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। उस किताब के अंदर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि जैसे वो बाबर की दरगाह से, दरगाह नहीं बोलूँगा, उस कब्र से जैसे वो झुक के आई, तो उन्होंने एक इंग्लिश में लाइन बोली, वो क्या था, आई हैव हैड द ब्रश विद आर हिस्ट्री। इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। इसका मतलब है कि आज मेरा सामना मेरे इतिहास से हुआ। कौन से इतिहास से बात कर रहे हैं? आपका बाबा से क्या लेना देना है? फिर 1976 के अंदर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फिर गए, और उसके बाद 2005 के अंदर ये राहुल गांधी दोबारा से बाबर के उस टॉम पे गए। तो इनकी 4 जनरेशन बाबर के सामने झुक चुकी हैं, लेकिन इनकी 4 में से एक भी जनरेशन का एक भी बंदा आज तक अयोध्या नहीं गया। और किस ये अभी बात कर रहे हैं, 2007 में एफिडेविट दिया था इन्होंने कोर्ट में कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम का कोई वजूद नहीं है। किसने दिया था? इसी पार्टी ने दिया था ना। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज इनको वोट डालते हैं। आज हिंदू, सॉरी टू से, सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन को बोलूँगा वही जो सच है। मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलता कि ये सच नहीं है कि दारू की बोतल के लिए, 500 के नोट के लिए आज हिंदू बिकता है। फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, फ्री सिलेंडर दे दो, खाने को फ्री दे दो, बस बिक जाता हूँ। वोट जहाँ बोलोगे डाल दूंगा। उसको राम से नहीं लेना था। ये सबसे बड़ा कारण है। 35,000 मंदिर टूटे हुए हैं और इनको क्या चाहिए? उसके ऊपर मस्जिदें खड़ी हैं। तो प्रधानमंत्री को क्यों आवश्यकता पड़ी ये सब बताने की? सर लोगों को भी पता है, और बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब शारदा के 35 टुकड़े हुए थे लोग भूल गए। जब बदायूं में 2 बच्चों का कत्लेआम हुआ, छोटे छोटे बच्चों का, जिनको शायद दुनिया का भी नहीं पता, लोग भूल गए। जब महाराष्ट्र में कोहली जी का कत्ल हुआ, लोग भूल गए। जब राजस्थान में, अभी कर्नाटक में, अभी राजस्थान में जो कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, लोग भूल गए। और बेंगलोर में जो नेहा का कत्लेआम हुआ लव जिहाद के नाम पे, वो भूल गए। भारत के लोगों की यही बड़ी प्रॉब्लम है सर, मर भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं। और इनको याद दिलाने के लिए किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, ताकि इनके उस मरे हुए ज़मीर को जगाया जा सके और इनको याद दिलाया जा सके कि ये वजूद की तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। अगर अब नहीं जागे तो बेटा ये याद ज़रूर रखना कि वो दिन दूर नहीं है जब तुम लोग एक इतिहास की किताबों में सिर्फ पढ़ाए जाओगे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं बचेगा। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता के ख़त्म कर रहा हूँ। दुनिया में 27 पुरानी सिविलाइजेशन थी, 25 ख़त्म हो चुकी है, जिसमें ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करूँ, रोमन सिविलाइजेशन की बात करूँ, इजिप्ट की बात करूँ, मेसोपोटामिया की बात करूँ, बहुत सारी हैं। ठीक है, ओल्ड इजिप्शियंस की बात करूँ, माया से सिविलाइजेशन की बात करूँ, उसमें से 2 बची हैं। एक है भारतीय सिविलाइजेशन, एक है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। और अगर इस लड़ाई को इस तरह, अगर अब हम नहीं जाकर हमने उस पार्टी के खिलाफ कम से कम वोट नहीं किया जिसने हमें इस स्टेज पे लाके खड़ा किया है, तो सर सॉरी टू से, ये हमारे सनातनियों के आने वाले मात्र आखिरी 2 दशक होंगे। उसके बाद हमारा इतिहास सिर्फ और सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा। शायद इसी डर को ध्यान में रखते हुए मोदी जी को ये बात बोलने की स्टेज से ज़रूरत पड़ी। हमारा इसी का तो कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का बंटवारा करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस इस तरीके की चीज़ें चाहती नहीं है, ये क्यों जिक्र करते हैं इस तरीके की चीज़ों का? मोदी बंटवारा नहीं कर रहे हैं, मोदी सिर्फ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं कि इनका जो राम का अस्तित्व नहीं मानते हैं, जो राम सेतु को बोलते हैं भी यहाँ से जहाज गुजार रहे हैं, इसको तोड़ दीजिए, हाँ, काल भी नहीं कहना, यू नो। तो उनसे आप क्या कर सकते हैं? क्या जो संसाधन, जो अच्छा सनातन धरती पर मैंने आपको रहने के लिए जगह दी, तो आपने उसमें हिस्सा डाल लिया कि संसाधनों पर मनमोहन जी बोल रहे हैं कि भारत के संसाधनों का मुसलमानों का हक है ना। तो ये कैसे हो सकता है ना? ये इसका मतलब बताइए, उनकी मानसिकता क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? उनके दिमाग में वही चल रहा है जो शुरू से चल रहा है, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। इमरजेंसी का आप जिक्र नहीं आप करिए, क्यों इमरजेंसी लगाई बताइए मुझे? अनुपात को बराबर करने के लिए। तो वो अनुपात क्या है? किसको बराबर करना था? हमें हमारे 2, हम 2 हमारे 2, और उनके 10 2 20 2। सोचिए, तो वो कैसे अनुपात होगा? तो आज भी क्या है, जब भी कोई यात्रा निकलती है, राम मंदिर की यात्रा निकलती है, कोई ऐसी यात्रा धार्मिक यात्रा निकलती है, तो वहाँ हमारे पत्थर बरसाए जाते हैं, है ना, पत्थर बरसाए जाते हैं। तो क्यों? उसका कारण क्या है? हम तो कुछ नहीं करते, हम तो कुछ नहीं हम इनका विरोध करते कभी। तो हम प्रताड़ित नहीं होंगे, हिंदू जागरूक है, आप चिंता ना करिए, जो होगा मोदी जी अच्छा करेंगे। तो प्रधानमंत्री को क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या कारण क्या दिखता है इसके पीछे? प्रधानमंत्री आकर बोल रहे हैं,
उनका वो उनको लगता है कि इनको बताना हमको बताना चाहिए, बार बार बताना चाहिए। हम भूले हुए लोग हैं, क्योंकि गुरु का मतलब ही है बार बार समझाना। भाई यार ये भी यदि एक बार गलती की तो फिर वही हजारों साल पीछे वाला समय आ जाएगा। सर मैं एक पॉइंट, सॉरी मैं भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे शायद पहले ऐड करना चाहिए था। ये क्यों बोला गया, इसका जवाब मैं सिर्फ एक लाइन में दे देता हूँ। एक किताब है जो गुरबचन सिंह तालिब ने लिखी थी, और एक जानकारी और क्लियर कर दूं आपके दर्शकों के लिए, ये किताब बीजेपी के बनने से लगभग 30-40 साल पहले लिखी गई। तो ये मत कहना कि आरएसएस वाले लिखा है, ये बजरंग दल वाले लिखा है, ये फलाना फलाना फलाना। उस किताब को पढ़ लें, एक्चुअल में पंजाब में क्या हुआ था और किसने किया था, कितना हुआ था, कितना कत्लेआम हुआ था, उस किताब को पढ़ने के बाद सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये बयान देना क्यों पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने इस किताब को कोट किया। तो मैं आपके दर्शकों को कहूँगा, ये किताब आप खरीदिए, पढ़िए, और उस किताब को पढ़ने के बाद ये खुद जानिए कि आखिर ये मैसेज देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीपली बोलूँगा तो लंबा एपिसोड चला जाएगा, लेकिन मेरे मैसेज को अगर आप समझना चाहते हैं, डिकोड करना चाहते हैं, तो मैंने आसान तरीका बता दिया है। भाई उस किताब को ज़रूर पढ़िए। बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल हांडा है। राहुल जी आपका क्या मानना है? प्रधानमंत्री राजस्थान में बोलते हैं, पूरा विपक्ष बोलता है कि क्या भय सता रहा है, क्या प्रधानमंत्री को इस तरीके की चीज़ें बोलने पे आ गए हैं? जी प्रधानमंत्री जी के इस वाक्य के कहने के पीछे जो मुझे लगता है जो मेन कारण होगा वो है, प्रधानमंत्री जी देश को जागृत करना चाहते हैं। जो हमारे हिंदू भाई बहन है ना, वो अभी सोए हुए हैं। किन चीज़ों को लेकर जगाना चाहते हैं? वो हिंदुओं को इस हिसाब से जगाना चाहते हैं। सर देखिए, इस समय जो देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो एकजुट सरकार की ज़रूरत है, जो जिसकी मेजॉरिटी हो, जिसके पास रूल्स, जो कोई भी नए रूल लाने हैं, उनको मेजॉरिटी होनी चाहिए उनके पास, लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, देश में कोई भी कानून लागू करना चाहते हैं, उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो अगर टुकड़ा टुकड़ा सरकार बनेगी, कोई 20-25 भेड़ियों की सरकार बनेगी, तो चलिए वो अलग चीज़ होती है, क्या कहना क्या नहीं कहना। तो अगर ऐसी सरकार बनेगी तो पहली बात तो प्रधानमंत्री का कोई उनके पास चेहरा नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे उनके पास कोई विजन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे देश को बहुत सी विदेशी ताकतें घेर के बैठी हुई हैं। एक तो पाकिस्तान, एक चाइना, दो सबसे बड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इनविजिबल ताकतें भी हैं जो कि हमारे आसपास नहीं है, दूर है। ठीक है, तो उन लोगों को टैकल कैसे करना है, उसका उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। और चलिए कल को हमारा किसी विदेशी देश, किसी भी देश के साथ झगड़ा हो जाता है, या कोई तनाव उत्पन्न हो जाता है, या जंग लग जाती है, तो ये 24-25 लोगों को पहले इकट्ठे करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर वो एक कंक्लूजन पर निकलेंगे। ठीक है जी, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई राज्य बोलेगा जी मुझे उस देश के एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन से इतना फंड मिलता है, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा देश उतनी देर में लुटता रहेगा, उतनी देर में हमारी ज़मीनें कब्जाते रहेंगे। जैसे LOC में पहले हुआ था, चाइना का हमारे देश पे कब्जा हुआ, तो उस वक्त वो सोए रहे, कांग्रेस भी। मेरा जानना है, जो घुसपैठियों का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके संसाधनों को लूट कर घुसपैठियों में कांग्रेस बांटना चाह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर इस पे जो चीज़ है ना कहने के लिए, वो ये है कि वो हमारे जो पास्ट हो चुका है उसकी बातें तो ये मेरे भाई पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं अभी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट में हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए वर्ल्ड की 5th इकॉनमी बन चुके हैं हम, 3rd इकॉनमी बनने के लिए आगे अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है, तो इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को जो सबसे पहली चीज़ चाहिए, क्या? रोज़गार। लूटपाट होती रहेगी। ये जो विदेशी आए हैं, इनको वैसे भी हमारी भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान तो होगा नहीं, ना ही इनके पास कोई स्किल्स होंगी। अगर स्किल्स होती तो पढ़ लिख के किसी और देशों में, अच्छे देशों में और बड़े देशों में चले जाते। तो ये जो तारों के नीचे से आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो फिर वैसे ही काम आते होंगे। वो लूट को सूट करेंगे, कोई रास्ते पे जा रही होगी बहन को छेड़ेंगे। ठीक है, कोई किसी का पर्स छीन लिया, चेन स्नैचिंग कर लिया, आजकल सड़कों में सरेआम हो रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? तो ये तारों के नीचे से आने वाले ही कर रहे हैं। ठीक है, जो देश में जो ये गुंडा राज स्थापित हो रहा है, कई राज्यों में बहुत ही बढ़ चुका है। हमारे पंजाब में भी, अमृतसर में भी बहुत बढ़ चुका है। इसमें 99% घुसपैठिए होंगे। अरे ये सभी को पता है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर इतना ज़्यादा कब्जा कर लिया है। आप देखिएगा, आपको शायद आपने देखा नहीं, श्रीनगर चले जाइए, यहाँ पंजाब में इतने ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ गई है, जो रोहिंग्या वगैरह हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे होंगे, इतनी इनकी बढ़ गई है। अच्छा, तादाद। यहाँ भी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। ये तो बॉर्डर एरिया है। अरे ये हाँ, शेहाटा
के पास आप जाइए, आप वहाँ पे मस्जिद जो भी है वहाँ पर जाके देखिए, इतने ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ चुकी है कि आप परेशान हो जाएंगे देख के इनको। ये एक समस्या है। आपका क्या मानना है भाई साहब इसको लेकर? जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री का जो अभी भाषण था, उससे ये स्पष्ट है कि जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, उनके अकॉर्डिंग की जो लोकतंत्र की परिभाषा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे खड़े हो जाइए। हाँ, आप दोबारा से बोलिए। हाँ। जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जो मनमोहन सिंह, उनके जो जय अभिभाषण से स्पष्ट होता है कि जो मंशा है विपक्ष की और कांग्रेस की, इससे साफ जाहिर होता है कि उनके अकॉर्डिंग लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है कि जहाँ पर नेता उनके इटली से आ जाते हैं, वोटर उनके बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे यहाँ पर पाकिस्तान और जिहाद के लग जाते हैं, और जो 20 बच्चे 25 बच्चे वाले वो सब्सिडी पा जाते हैं, और हम जो 2-3 बच्चे वाले हैं वो टैक्स देते रह जाते हैं। जिन इनकी आधी सरकार तो इनके अपने परिवार के लिए चल रही है, और दूसरी उनकी सरकार जो आधी वो इनकी तिहाड़ से चल रही है। इनके अकॉर्डिंग यही परिभाषा इनके, हमारा नहीं, जो मोदी जी काम करें, मोदी जी हमारे हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश नहीं करे, वह देशभक्त और देश जो विरोधी ताकतें हैं उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कि बता रहे कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। जी जी, उनकी परिभाषा को वो, अगर इस बयान का तो पूरा का पूरा विपक्ष यही कह रहा है ध्रुवीकरण के लिए हुआ है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 70 साल से तो यही तुष्टीकरण करते आ रहे हैं। इन्होंने इतने लॉस है जो माइनॉरिटी के लिए बना दिए, जिनके लिए उन्होंने सारा काम किया। तो हम कहाँ, हम कोई पाकिस्तान से आ रहे हैं, हम कोई चाइना से आ रहे हैं, हमारे सारे देश का इतना तोड़ दिया है, सारा धर्म के आधार पर इन्होंने पाकिस्तान बना दिया। फिर भी अब ये यहाँ पर जो रह गए हैं तो उनकी इतनी तुष्टीकरण कर रहे हैं, उनके यहाँ पर उनके फेक आईडीज़ बन रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। देखिए आप देखिए, अभी फर्स्ट फेज़ की जो हुई थी वोटिंग, 60% वोटिंग हुई है, उनमें से आप देखिए 40% जो थे ये सारी माइनॉरिटी थे जो वोट डालने गए, और जो हम जैसे थे वो घर में ऐश कर रहे थे। उन्हें एक पब्लिक हॉलीडे के लिए कोई फिल्म देखने जा रहा है, कोई घर में बैठ के अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड कर रहा है। मेन मोटिव कोई समझ नहीं रहा कि ग्राउंड पे क्या करना है। बस सभी सोशल मीडिया पे आजकल बने हुए हैं कि सोशल मीडिया पे करिए, जय करो। सपोर्ट करने से ऐसे नहीं होता, ग्राउंड पे ही करना, काम करना। वोट नहीं देने जाते। जी जी, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक समस्या है जी भाई साहब। सर, आपने जो अभी बात कही, मोदी जी के मैसेज को मैं 2-3 लाइन में डिकोड कर देता हूँ। उनको ये कहने की ज़रूरत का, उन्होंने अभी आपने शायद एक शब्द प्रयोग किया था कि विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ठीक है सर, अब तक आप अगर मैं वक्फ बोर्ड का नाम ले लीजिए, माइनॉरिटी कमीशन का नाम ले लीजिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय का नाम ले लीजिए। 2011 में ये एक वायलेंस बिल लेके आए थे जिसमें ये बिल्कुल जो बीजेपी की वजह से पास नहीं हो पाया। और जहाँ तक मैंने उस बिल को थोड़ा सा स्टडी किया, मैं जानता हूँ कि अगर वो बिल पास हो जाता तो उसमें ये लिखा था कि जब भी दंगे होंगे तो रिस्पॉन्सिबल हमेशा मेजोरिटी ही होगी, और मेजोरिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये दंगा क्यों हुआ। अगर माइनॉरिटी की तरफ से होता है तो रिस्पॉन्सिबल फिर भी मेजोरिटी को। और आप सोच के देखिए, अगर वो बिल पास हो जाता तो इस देश की मेजोरिटी का क्या हाल होता। ये कहते, अच्छा तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? आप अपीसमेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी अपीसमेंट पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं। 1954 से पहले नाना जी, और उसके बाद आते आते आपके मनमोहन सिंह जी। और मनमोहन सिंह जी तो खाली फेस से, पीछे कौन कमांड दे रहा था ये हम सबको पता है। तो ये जो ध्रुवीकरण की बातें करते हैं ना, ये कौन कर रहा है, ये इसके कोई छुपा नहीं है। एक पॉइंट और ऐड इसमें कर देता हूँ। आपने एक पॉइंट अभी और ऐड करे कि मोदी जी को ये बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। सर, ये जो पास्ट में ये जो लॉ लेके आए थे ना, जिसमें से ये 3-4 तो अभी मैंने गिना, जिसमें वक्फ एक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना ला। अच्छा, इसके ऊपर एक पॉइंट आप ऐड करें, इंटरेस्टिंग है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन लेके आया था? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ध्रुवीकरण किसने किया? अगर आप कहते हो ये देश सेकुलर है, सबको बराबर मिलेगा, सबके साथ सबके पास बराबर के अधिकार है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड का तो कोई लॉजिक नहीं है ना सर। अगर क्रिमिनल लॉ, अगर CRPC सबके लिए अलग है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, तो फिर CPC सिविल प्रोसीजर कोड सबके लिए क्यों नहीं है? एक बंदा 4 शादियां करेगा, एक बंदा 1 करेगा, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम भी 4 ही करें। लेकिन सर, अगर समझना चाहिए तो देखा जाए, अगर एक बंदा 4 शादी कर ले तो कोई सज़ा नहीं, लेकिन एक बंदा अगर दूसरी शादी करेगा तो उसको 7 साल की सज़ा। तो तुष्टीकरण किसने किया? ये लॉ तो बीजेपी नहीं लेके आई, ये तो कांग्रेस लेके आई थी। तो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कौन करता है? जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है सर। इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ वहाँ पे जाके चेक किया जा सकता है। जिस 2011 के बिल की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जनता की वो जाके चेक करे। जो मैं बोल रहा हूँ उसका PDF आज भी है। बिल्कुल सर। और अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये ठीक है इतिहास है, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सर इतिहास से जो लोग सीखते नहीं है ना, वो लोग इतिहास बन जाते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, समझने वाले समझ जाएंगे, अगर नहीं समझे तो फिर विलुप्त होना तय है। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पक्षी आज इस दुनिया में नहीं है, वैसे ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। और वो पता क्या है,
पाकिस्तान का टुकड़ा जिस लैंड पे वो लोग रह रहे, वो उनका अपना खरीदा हुआ नहीं है, इसी भारतवर्ष का था, काट के हमने उनको दे दिया। और उसके बदले में उन्होंने हमें गिफ्ट में 22 लाख हिंदू सिखों के कत्ल करके भेजे। 22 लाख, कोई सर 22 बंदे या 22,000 नहीं, मतलब 22 लाख ये गिनती। अगर मैं 22 लाख, अब ज़रा इमेजिनेशन में लेके जाता हूँ थोड़ा सा आपको, 22,000 लाशों को एक रोड के ऊपर बिछा दीजिए और आपको चलने के लिए बोलता हूँ, तो आप सर इमेजिनेशन करके देखिए कि ये रोड लाशों का भरा हुआ कहाँ से शुरू होगा। एज अ थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सी एग्जांपल दूँ, अमृतसर से शुरू होगा तो दिल्ली तक जाएगा, जहाँ पे लाशों ही लाशों का ढेर होगा। इतनी लाशें काट के भेजी और उसके बदले में हमने भी उनको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट था 55 करोड़ रुपये। वो किसने दिया था सर? इन्होंने दिया था। किस लिए दिया था? हमारे देश का टुकड़ा काट के लेके जाने के लिए, इसलिए 55 करोड़ दिए थे, या 22 लाख मार के जो बेचे थे इसलिए दिए थे। और मात्र इतना ही नहीं छोड़ा, कश्मीर पर कोई, हम कहते हैं कि अभिन्न अंगे, लेकिन वो तो अब जाके मोदी जी ने बनाया ना। अगर 370 ना हटाते तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग देश था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग झंडा था। तो सर जिस पार्टी की जो ये आरोप लगा रही है, पहले